खुशामदीद, खैर मकदम। और मैं हूं आपका मेज़बान तलत अजीज, कारवान गज़ल प्रोग्राम लेकर 92.7 बिग FM पर। और आज का भी दिन मदन मोहन स्पेशल नंबर 2। जी, आज भी मेरे साथ हैं फिर से संजीव कोहली साहब, मदन जी के बड़े लड़के, जो पिछले हफ्ते हमारे साथ थे और बड़ी मज़ेदार बातें सुना रहे थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्से, वाक़यात और बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत गाने और गज़लियात मदन जी के। मदन साहब खुद बजात बड़े फ़ैन थे बेगम अख्तर साहिबा के, जी राइट। और बेगम अख्तर साहिबा की काफ़ी महफिलों में वो ज़रूर जाते थे सुनने के लिए। और बेगम अख्तर साहिबा भी मदन साहब की बड़ी फैन थी। ताज्जुब की बात यह है कि जब मदन साहब लखनऊ में रेडियो पे थे तो बेगम साहब बहुत सीनियर थी उनसे उम्र में और हर लिहाज से, और वो उनके बहुत बड़े एडमायरर थे। तो अब कुछ एक आध साल बाद ही बेगम अख्तर ने उनके बारे में इतनी अच्छी जो चीज कही, इसके लिए उनके लिए बहुत बड़ी बात की। जिनको वो इतना मानते हैं वो उनके बारे में ऐसा कहें। तो आप पहले सुनिए कि बेगम अख्तर साहब ने उनके बारे में क्या कहा। तो हम सुनाते हैं कि बेगम अख्तर साहिबा की आवाज में जो मदन साहब के बारे में क्या कह रही हैं। मदन मोहन जी हैं और मैं उन्हें उस वक्त से जानती हूँ जबकि ये लखनऊ रेडियो स्टेशन पर थे। उस जमाने में मदन जी को मौसीकी से जुनून की हद तक लगाव था। जब देखो हारमोनियम बजा रहे हैं, तानपुरा लिए बैठे गा रहे हैं। इसके बाद ये बम्बई आए और म्यूजिक डायरेक्टर बन गए। उनकी फिल्म भाई भाई रिलीज हुई थी। उन्हीं दिनों मैं दिल्ली आई हुई थी। मैंने पहली बार रेडियो पर उनकी फिल्म का ये गाना कदर जाने ना रेडियो पर सुना तो मत पूछिए कि क्या हालत हुई। मैंने उसी वक्त मदन जी को बम्बई तक कॉल किया और फोन के ऊपर पूरे 18 मिनट तक या शायद 22 मिनट तक ये गाना हम लोग बारी बारी सब सुनते रहे उनकी जबान। तो हम आगे बढ़ते हैं संजीव और बात करते हैं एक उनकी एक बहुत ही मशहूर एज ए कंपोजर फिल्म का नाम दस्तक। जी तलत, हम है मताए कूचा बाजार की तरह। क्या था कि मतलब इस पे एक और बात मैं आपको सुना दूं कि मदन जी को इतने सालों बाद भी कभी कोई अवार्ड नहीं मिला। पहला अवार्ड इतने सालों 20 साल बाद उनको नेशनल अवार्ड मिला दस्तक के लिए। अब दस्तक में एकदम क्लासिकल बेस गाना था, बैया ना धरो बलमा। रफी साहब का एक था तुमसे कहूँ एक बात परों से हल्की, और एक था लता जी का मायरी में कैसे कहूँ पीर। लेकिन उसमें एक गजल थी जो वाकई हिंदी फिल्मों में ऐसी गजल इसलिए नहीं यूज हुई क्योंकि उस गजल में मक्ता भी है। तो मजरू साहब की लिखी गजल है, हम है मताए कुचाओ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। मजरू लिख रहे हैं पहले वो अहले वफा का नाम। तो देखिए इसको फिल्म सिचुएशन में डालना बहुत मुश्किल था। मजरू साहब ने इसके बारे में भी हमसे एक कहानी बताई है। अगर आप चाहें तो मजरू साहब ने जो कहा है वो सुन सकते हैं। हाँ, तो हम ये एक काम करते हैं कि मजरू साहब की आवाज में ये बात सुनते हैं, फिर जब लौटेंगे मजीद बातें होंगी। एक्चुअली फिर इसके साथ मदन जी ये गाना जब कंपोज कर रहे थे वो भी एक दो तीन लाइनें मेरे पास मिलाई, तो आप वो भी सुन लीजिए साथ। जरूर, चलिए वो भी सुनाते हैं। मदन मोहन के बारे में मेरा ख्याल है कि उनसे अच्छी गजल बनाने वाला नहीं हुआ। गजल में जो रोमांस होना चाहिए, जो रंग होना चाहिए, जो मदन मोहन ने दिया वो किसी ने नहीं दिया। और उनकी ज्यादातर गजलें राजा मेहदी अली के साथ की ज्यादा पॉपुलर हुई। मेरे साथ की भी जो मैंने जो एक लिखी वो पॉपुलर हुई, इसमें कोई शक नहीं। अब जैसे एक गजल थी हम है मताए कूचो बाजार की तरह, तो दर हकीकत ये है हमने गीत नहीं लिखा था, ये हमारी शायरी में, हमारी गजल में से 2-3 शेर राजेंद्र सिंह बेदी ने दस्तक फिल्म बनाते वक्त उठा लिए थे। तो संजीव आपने बताया कि नेशनल अवार्ड मिला दस्तक के लिए, और आपने कहा ना कि इसमें मजरू साहब ने मख्ता भी इस्तेमाल किया। जी, बाय द वे अपने सुनने वालों को बताना चाहता हूँ ये लफ्ज जो मजरू है ना, मजरू उनका पेन नेम है, लेकिन मजरू का मतलब है उर्दू में जख्मी। जी, तो मतलब जख्म खाकर ही जब इंसान लिखता है तो वो दर्द निकलता है उससे। और एक्चुअली उस वक्त में फिर ये इतना फिट बैठता है लफ्ज। जब उनको इस फिल्म के लिए अवार्ड अनाउंस हुआ, नेशनल अवार्ड, हर संगीतकार की ये ख्वाहिश होती थी कि मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिले, जो मदन जी को कभी नहीं मिला उनकी जिंदगी में। तो जब वो नेशनल अवार्ड उनको मिला, वो भी उस वक्त क्योंकि गवर्नमेंट का अवार्ड है, इतला जो होती थी वो कभी कभी टेलीग्राम से होती थी कि आपको यह अवार्ड मिला है। तो वो टेलीग्राम शायद उनको पहुंची नहीं, तो उनको फिर जयदेव जी ने फोन किया, अच्छा, कि भाई मदन तुम मुबारक हो, तुमको ये अवार्ड मिला है। तो उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे मिला है, क्या है ये वगैरह। और वो इतने उस वक्त शायद डिसअपॉइंटेड भी थे अंदर से, जो भी कि उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। उस वक्त नेशनल अवार्ड डालना पड़ता था आज भी राष्ट्रपति भवन में दिल्ली, तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और फिर उन्हें मनाने आए संजीव कुमार जी, जो इस फिल्म के हीरो थे और जिनको भी दस्तक के लिए ही नेशनल अवार्ड मिला था। तो उन्होंने उनको मनाया और फिर संजीव कुमार ने इतने प्यार से, क्योंकि संजीव कुमार की पहली कुछ फिल्मों में म्यूजिक मदन जी ने दिया था, जैसे
अभी नौनिहाल हमने सुना, दस्तक वगैरह। तो उन्होंने दोनों ने सेम आइडेंटिकल टक्सीडोज सिलवाए। अच्छा। और दोनों ने वही आउटफिट पहन के दिल्ली में उनको लेके गए। और तो इसलिए फिर the only award he ever got in his lifetime. मदन साहब जो उनका रुतबा था फिल्म इंडस्ट्री ने बाय वॉट एवर रीजन, मैं नहीं कह सकता, वो जो उनको मिलना चाहिए था, जैसे कि फिल्म फेयर पॉपुलर अवार्ड्स उनको कभी आपने कहा कि मिले। इनफैक्ट मुझे याद है आपने एक यू हैड टोल्ड मी वंस, आप लोग गाड़ी में जा रहे थे बेनी ड्राइव पर, और कौन सी फिल्म दोस्ती, कौन सी फिल्म? मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये लिखा है हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बाएं होंगे, बाहर हमको ढूंढेंगी, ना जाने हम कहाँ होंगे, क्योंकि ज्यादातर तारीफ इंसान के जाने के बाद होती है। और लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि मुझे भी मौका मिला था आपके साथ काम करने का, कई आर्टिस्टों के साथ काम करने का, कि आर्टिस्ट को तारीफ सुनने में कभी बोर नहीं होता वो। और हमारा ये फर्ज है सुनने वालों का कि ये तारीफ उन तक पहुंचे। इनको शायद इतना नहीं पता था कि लोग इनको कितना चाहते हैं, और ये बात उनको शायद कभी कभी लगती थी। तारीफ बहुत होती थी अपने फ्रेटर्निटी से, बाकी संगीतकारों से, सिंगर से वगैरह, लेकिन क्योंकि गाने उनके बहुत चलते थे, लेकिन उस वक्त जो बैरोमीटर होता था सक्सेस का, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, बड़ी स्टार कास्ट, बिना का गीतमाला का नंबर 1 सॉन्ग, ये शायद उनको जीते जी हासिल नहीं हुआ। लेकिन ये सब उनके जाने के बाद हुआ है। अभी अब अवार्ड की बात आई तो उनको वो कौन थी के लिए जब अवार्ड नॉमिनेट हुआ था, तो वो साल लोगों को लगा वो कौन थी को ही मिलेगा, लेकिन उनको नहीं मिला। बहुत थोड़ी डिसअपॉइंट हुए। तो लता जी ने उनको फोन किया और कहा मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि आपको मदन भैया अवार्ड नहीं मिला। तो उनका जवाब क्या था? उनका जवाब था कि अगर तुमको अफसोस हुआ तो यही मेरे लिए अवार्ड है। क्या बात? क्योंकि लता जी ने जो फिल्म को मिला अवार्ड, उसमें भी सारे गाने लता जी ने गाए थे। तो अनपढ़ भी नॉमिनेट हुई थी फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। आपकी नजरों ने समझा बहुत पॉपुलर हुआ था, बिना का गीतमाला का नंबर 2 सॉन्ग था, नंबर 1 नहीं हो पाया। तो एक दिन जब उनको अवार्ड नहीं मिला, हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, मैं 10 साल का था शायद, और वो गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी रेस करते थे। उनकी गाड़ी बहुत बड़ी सी गाड़ी थी, खुद चलाते थे। और हमने कहा डैडी चलाइए, रेस करिए। तो वर्ली सी फेस, तभी ट्रैफिक नहीं होता था, हम लोग बहुत रेसिंग कर रहे थे, और पीछे से पुलिस के सायरन्स शुरू हो गए और 3-4 जीप थी पीछे। अच्छा। हाँ, हम लोग घबरा गए, बच्चे हम लोग पीछे बैठे थे, मेरी बहन और मैं। अभी डर गए कि भाई हमको अरेस्ट कर लेंगे, जेल ले जाएंगे। तो मदन जी को गाड़ी रोकी, उनको रोकने वाला शीशा नीचे किया, और उसमें इंस्पेक्टर ही नहीं थे, कोई आई थिंक असिस्टेंट DIG या कुछ थे, मतलब वेरी सीनियर। तो वो उतरे और मदन जी ने कहा जी। तो उन्होंने कहा मदन जी, मैं सिर्फ इसलिए आपको रोका है कि आपकी नजरों ने समझा कि मतलब इतना अच्छा गाना है कि उसी को अवार्ड मिलना चाहिए था। बेशक। फिर एक और किस्सा आपको सुनाऊं। मेरा साया फिर एक फिल्म आई जिसका म्यूजिक बहुत चला, बहुत पॉपुलर था, उसमें हर किस्म के गाने थे। मेरा साया जी, और नैनों में बदरा छाए, और झुमका गिरा रे, जो बहुत झुमका गिरा रे, आशा जी। तो वो जब पिक्चर का अवार्ड फिर उनको नहीं मिला, तो और उसी साल जिस फिल्म को अवार्ड मिला उसके अगेंस्ट, वो फिल्म थी सूरज, और जिस गाने को बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर माना गया वो था तितली उड़ी। बहुत बेटर थे। और तो एक दिन हम गाड़ी में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई कुछ गाओ। पीछे हम लोग बैठे थे, आपने वो और मैंने गाया सूरज का गाना, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, क्योंकि वो उस वक्त बहुत चला था। तो मदन जी ने, मतलब डैड ने, जो विंड स्क्रीन होती है वो मिरर में देख के मेरी तरफ कहा, रियर व्यू मिरर तुम भी। तो मुझे समझ नहीं आया, तुम भी। अब मुझे लगता कि हाँ भाई, वही कह रहा, अगर मेरे बच्चे भी मेरे गाने नहीं गाएंगे तो फिर मेरे गाने कैसे चलेंगे। मतलब रिकग्निशन चाहिए था उनको जी, और जो उनको मिलना चाहिए था मिला। और आपने कहा कि उनके जाने के बाद तो पूरे लोगों ने, आप सारी दुनिया जी, इसके तो बहुत किस्से हैं, लेकिन फिर आपको बुलाएंगे। मदन साहब की खासियत ये थी, अब संजीव ज्यादा बताएंगे इस पर, ही यूज्ड टू यूज अ सितार। उनके गानों में सितार का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, और रईस खान साहब उनके फेवरेट सितार प्लेयर थे, और मतलब उस्ताद थे। अब मैं क्या बताऊं, आप ही बताएं। देखिए, रईस खान साहब विलायत खान साहब के नेव्यू जी। तो शुरुआत मदन जी के जो गाने हैं 50s में विलायत खान साहब ने काफी बजाया जी, और फिर नेचुरली विलायत खान साहब ने छोड़ दिया फिल्मों में बजाना। लेकिन 1964 में जब उन्होंने रईस खान को पहली बार कहीं सुना, तो उन्होंने उनको अपनी एक फिल्म में, पूजा के फूल में, एक गाना है मेरी आंखों से कोई नींद लिए जाता है, उसमें सितार बजवाई। और उन्होंने जो रईस खान साहब के हाथ की सितार जो बजती है ना, गायकी अंग था ना वो एक अलग ही, और क्योंकि दे वर ट्यून्ड टू ईच अदर टोटली। तो उसके बाद अभी आज हमने जो गजलें कुछ सुनी इससे पहले, रस्मे उल्फत, हमें बताया कूचाओ, तुम्हारी जुल्फ के साए में, सब में रईस खान ने बजाया। फिर फ्रॉम 64 till 73 रईस खान साहब बजाते थे। One of the last songs रईस खान साहब played
हंसते जख्म फिल्म है, उसमें एक गजल है, आज सोचा तो आंसू भर आए। उसमें जो सितार बजाई है, इसकी क्या हुआ था देखिए, उस गाना रिकॉर्ड हुआ और इतने करीब थे वो, लेकिन रईस खान साहब और का टेम्परामेंट, मदन जी का भी अपना ईगो, एक दिन आर्टिस्टिक टेम्परामेंट के दो आदमी मदन जी ने एक दिन किसी ने मदन जी को फोन किया और कहा कि भाई हम रईस खान साहब की एक महफिल रखना चाहते हैं हमारे घर पे, और आप जरा बात कीजिए। तो मदन जी को थोड़ी शर्मिंदगी हुई, मैं कैसे बात करूं, क्योंकि रईस खान साहब का नाम हो चुका था मकामी। हालांकि फिर भी वो मदन जी के साथ बजाते थे, ज्यादातर बाहर नहीं बजाते थे रिकॉर्डिंग्स में, किसी और फिल्मी गानों में ज्यादातर। तो मदन जी ने अपने असिस्टेंट को कहा कि भाई तुम जाके रईस से बात करो और पूछो कि वो क्या करना चाहिए, तो मैं फिर आगे बात बढ़ाऊं। रईस खान साहब को ये बात बुरी लगी और उन्होंने असिस्टेंट को कहा कि मदन जी ने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि वो मुझे खुद फोन करें और वो आपसे मुझसे पैसे की बात करवा रहे हैं। तो मदन जी को कहिए अगले हफ्ते मेरी किसी रिलेटिव की शादी है, मदन जी आके वहाँ गाएं और कितना लेंगे। अब ये सही है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन असिस्टेंट ने जाके शायद ऐसा ही सुनाया तो मदन जी भी नाराज हुए और उन्होंने कहा आज से सितार मेरे गानों में मैं यूज करूंगा ही नहीं। और फिर 73 के बाद सितार ही यूज नहीं हुई, मतलब, लेकिन ही लिव्ड ओनली 2 more years। लेकिन आप देखिए उस फिल्म के बाद जो भी फिल्में आई, मौसम वगैरह, हालांकि सिचुएशंस थी सितार की, उन्होंने सितार यूज ही नहीं की। इतना गुस्सा, इतनी खुददारी, इतनी प्रिंसिपल कि अगर सितार होगी तो रईस खान की होगी, नहीं तो नहीं होगी। जी नहीं, बिल्कुल। ये क्या है ना, फनकार जो होता है वो दिल का बहुत ही नाजुक मिजाज होता है। नाजुक इसलिए कि बहुत सेंसिटिव होते हैं ना, सेंसिटिव होते हैं इसलिए तो फनकार होते हैं, इसलिए तो कंपोजर। एंड एक्चुअली यू नो व्हाट ही डिड, वो फिर सितार खुद सीखने लगे। क्या मजा आ रहा है। संजीव कोहली साहब हमारे साथ बैठे हैं। संजीव मेरे दोस्त, और आपको ऐसे ऐसे नगमे सुना रहे हैं मदन जी की, उनके किस्से, उनकी कहानियां। और अब हम आपको एक ऐसी गजल सुनाते हैं। गजल है, जी हाँ, लता जी की गाई हुई, आज सोचा तो आंसू भर आए। वन ऑफ माई फेवरेट्स। क्या मैं तो कहता हूँ बहुत फेवरेट्स है मेरे मदन साहब के, लेकिन संजीव दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स। ये सोचा तो आंसू भर आए। अभी जो बात कर रहे थे कि वो जो किस्सा हुआ रईस खान साहब के साथ, तो उन्होंने उसके बाद 73 के बाद उन्होंने सितार ही नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि 73 के बाद फिर उनकी 5-6 फिल्में आई। 75 में उनका इंतकाल हो गया। हमने मदन जी की कई गजलें सुनी, हमने राजेंद्र कृष्ण की लिखी हुई सुनी, राजा मेहदी अली खान जिन्होंने ज्यादातर काम किया उनके साथ, मजरू साहब की सुनी। साहिर साहब ने मदन जी के साथ सिर्फ 3 फिल्मों में काम किया, लेकिन कोइंसिडेंटली मदन जी की आखिरी फिल्म जो उनके इंतकाल के बाद रिलीज हुई, लैला मजनू, वो साहिर साहब ने पूरी लिखी। लेकिन ये फिल्म के हीरो थे ऋषि कपूर, यंग एक्टर थे। मतलब मदन जी को एक बड़ी फिल्म बहुत सालों बाद मिली। डायरेक्टर चाहते थे कि किशोर कुमार गाएं ऋषि कपूर के गाने, क्योंकि रफी साहब का उस वक्त थोड़ा कम हुआ था काम और उनकी तबीयत भी कम ठीक रहती थी। इस फिल्म में उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ रफी साहब गाएंगे, नहीं तो मैं फिल्म छोड़ दूंगा। तो रफी साहब ने सब साहिर साहब के गाने इसमें गाए और एक गजल लिखी थी साहिर साहब ने, बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा। तो अगर आप चाहें तो ये सुनाई। वो भी पूरी मॉडर्न ऑर्केस्ट्रेशन है, बहुत ही अरेबिक काइंड ऑफ म्यूजिक है नेचुरली फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से, और बहुत बहुत ये मेरे हिसाब से क्या कॉम्बिनेशन है ना, साहिर लुधियानवी और मदन मोहन, क्या कमाल का कॉम्बिनेशन था जी। काश गालिब ने सुनी होती साहिर की गजल तो वो कहते मुकर्रर, गर मजनू ने गाई होती साहिर की गजल तो शायद दुनिया लैला को उससे न छीनती। अरे आपने बात करी लैला मजनू की। जी 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 बिल्कुल। ये तो थी गजल, लेकिन इस फिल्म के जो 2-3 गाने थे उस पे मतलब हमने देखा है आंखों से कि लोग कॉइन्स थ्रो करते थे स्क्रीन पे। और एक्चुअली इस फिल्म का एक गाना जो है वो मदन जी की जिंदगी का एक ही गाना था जो बिना का नंबर 1 पे पहुंचा उनके जाने के बाद। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। जी, वो इतने साल चला वो गाना, लेकिन वो देख नहीं पाए। मदन साहब की वर्सेटिलिटी जो थी वो कमाल की थी। अक्सर लोग पहचानते नहीं थे, लेकिन आज अब पता लग रहा है कि कितने वर्सेटाइल थे। जैसे कि उनकी फिल्म मौसम के जो गाने हैं, अगर आप देखें मौसम को और उनके दूसरा काम, कंप्लीटली उसमें कितना डाइवर्सिटी, कितनी अलग अलग धुनें हैं। जी, मौसम मेरे हिसाब से मदन जी की बहुत जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म थी, अहम फिल्म थी, इसलिए कि वो गुलजार जी की डायरेक्टेड फिल्म थी और गुलजार जी उस वक्त बहुत बड़े डायरेक्टर बन गए थे। और मदन जी को क्योंकि चेतन साहब, राज खोसला, ये 2 डायरेक्टर उनकी जिंदगी में थे,
लेकिन बड़े डायरेक्टरों के साथ कम काम करने का मौका मिला। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी बावर्ची, और गुलजार साहब की मौसम उनको जब मिली तो मदन साहब ने इस पे बहुत मेहनत करना चाहिए। और जो उसका थीम सॉन्ग है, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, उसके लिए मदन जी ने 8 धुनें बनाई, क्योंकि उस गाने की इस फिल्म में सैड सिचुएशन भी थी और हैप्पी सिचुएशन, तो दोनों के लिए उन्होंने 4-5 अलग धुनें बनाई थी। लेकिन क्योंकि मौसम की बात चली है तो उसमें एक गजल गुलजार साहब ने लिखी थी, रुके रुके से कदम रुक के बार बार चले। इसका एक किस्सा है कि मैं गया था कराची अपने काम से एक बार, वहां मुझे मेहदी हसन साहब पहली बार मिले। गजल का प्रोग्राम है तो मेहदी हसन साहब का जिक्र ना हो। देखिए कोइंसिडेंस की मेहदी साहब मदन जी से कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मदन जी 75 में गुजर गए। लेकिन जब मैं गया तो मेहदी साहब जब मिले तो उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक दिन रेडियो पे मैंने एक गजल सुनी, किसने कंपोज की है इतना कम। और क्योंकि उस वक्त क्या था कि रिकॉर्ड पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते बहुत वक्त लगता था, सुनने का मौका कम मिलता था, तो उन्होंने इत्तेफाकन वो सुना, बट उन्होंने बहुत कोशिश की पता लगाने की ये किसका गाना है। और 1976 में उन्होंने शायद सुनी, एक साल बाद, तो उन्होंने वहाँ EMI पाकिस्तान कंपनी से फोन करवाया यहाँ पे HMV में कि भाई, और पूरा मुखड़ा याद भी नहीं था, क्योंकि एक बार सुनी थी सिर्फ, रेडियो पे आई और चली गई। पता चला उनको करीब 1 साल बाद कि उन्होंने कहा, क्योंकि मैं को ये यकीन था कि ये सिर्फ मदन मोहन जी की कॉम्पोजिशन हो सकती है, क्योंकि इतने सोच समझ के वो बनाई गई। और उन्होंने फिर मुझे गा के सुनाया कि उनका क्या मतलब था कि रुके रुके से कदम रुक के कई बार चले, मतलब उन्होंने कंपोजिशन ऐसी की है बिल्कुल कि बहुत सोच के। उनका ये बहुत उनकी खासियत थी, ये मुझे मेहदी साहब ने कहा। क्या बात है। जब बैठते थे हम लोग कहते यार मदन मोहन जैसा कंपोजर पैदा नहीं होगा। मेरे सामने उन्होंने कहा ऐसा सुरीला कंपोजर शायद ही हमने सुना है। और अब वो वक्त आ गया है जब मैं आपसे इजाजत चाहना चाहता हूँ। वाह क्या कंप्लीट, क्या जबरदस्त टंग ट्विस्टर था संजीव, बड़ा मजा आया और मैं बड़ा आपका ममनून हूँ, मशकूर हूँ। और हमारे कारवाने गजल प्रोग्राम सुनने वालों की तरफ से भी आपको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग संजीव। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा तलत कि आप बाकी फनकार, आर्टिस्ट, कंपोजर इतना इज्जत अभी तक देते हैं, इतनी इज्जत मदन जी को, लेकिन जो सुनने वाले हैं जी, क्योंकि मैंने महसूस किया है, देखा है अपनी आंखों से, पिछले 40 साल में उनके लिए जो इज्जत लोगों की है वो पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही है। और ये देख के हमारा तो दिल भरी आता है। आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और अब इजाजत चाहते हैं आपसे, अगले संडे फिर मुलाकात होगी इसी टाइम पर। सुनते रहिएगा कारवाने गजल 92.7 बिग FM पर तलत अजीज के साथ।